राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 18वीं कहानी मंगल सिंह को समाप्त कर चुके हैं, जिसके जरिए राहुल सांकृत्यायन 1857 के विद्रोह को लेकर एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि जिन सामंतों का राज्य अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला, उनकी पेंशन तक बंद कर दी। वे अंग्रेजों से खासे खपा थे और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध करना चाहते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सामंतों के पास न तो अपनी कोई मुकम्मल सेना थी और न ही इनके सैनिकों को किसी प्रकार का आधुनिक हथियार चलाने का कोई प्रशिक्षण था। ये युद्ध दरअसल लड़ा जाना था उन सैनिकों के दम पर जिनको ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ने ऑलरेडी आर्मी ट्रेनिंग दी थी। इन सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर ये सामंत अपना राज्य दरअसल वापस लेना चाहते थे। सैनिकों की कीमत इन सामंतों की नजर में महज एक मोहरे से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। ये स्पष्ट तौर पर राहुल सांकृत्यायन ने कहानी में मेंशन किया है। उसके साथ ही गौरतलब करने लायक एक बात और है, वो ये कि इस विद्रोह में सिखों और गोरखों ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद अंतिम दृश्य में हमने जाना कि मंगल सिंह इस विद्रोह के जरिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ना चाहता था, जिसे सामंत समझ जाते हैं और बड़ी चतुराई के साथ मंगल सिंह को विद्रोह के समय दिल्ली ना भेजकर 1000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ पूरब की तरफ रवाना कर देते हैं। यहाँ बड़े ही आद भावना के साथ राहुल सांकृत्यायन इस बात को मेंशन करते हैं कि यदि मंगल सिंह को 1000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ पूरब न भेजकर दिल्ली भेजा गया होता तो इस क्रांति का कुछ और ही परिणाम होता। अंत में हमने जाना कि सब तरफ से घिर जाने के बावजूद भी मंगल सिंह सरेंडर करने से मना कर देता है और अंततः अंग्रेजी सैनिकों की गोलियों का शिकार होकर मौत को प्राप्त होता है। यहाँ पर ये कहानी हमने समाप्त की थी। अब हम इसकी अन्य कहानी की तरफ चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। पुस्तक की 19वीं कहानी है सफदर और इसका काल है सन 1922 ईस्वी। और इस काल परिप्रेक्ष्य के जरिए राहुल सांकृत्यायन बता रहे हैं कि उस समय जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका था वो स्वतंत्रता संग्राम को लेकर क्या सोचता था और उसकी शिरकत कितनी थी इस स्वतंत्रता संग्राम में। ये सब कुछ इस कहानी के जरिए जानेंगे। तो चलिए, पहला दृश्य है। एक छोटा किंतु सुंदर बंगला है, जिसके बड़े हाथे में एक और गुलाबों की क्यारी में बड़े बड़े लाल लाल और गुलाबी गुलाब फूले हुए हैं। एक और बैडमिंटन खेलने का छोटा सा क्षेत्र है, जिसकी हरी घासों पर घूमना भी स्वयं आनंद की चीज है। तीसरी ओर एक लता मंडप है। चौथी ओर बंगले के पीछे एक खुला चबूतरा है, जिस पर शाम के वक्त अक्सर बैरिस्टर सफदरजंग बैठा करते हैं। तो सफदरजंग नाम सुनकर मुझे दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल याद आ गया, जो एम्स के बाद दिल्ली का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है। क्या इस कहानी का कोई लिंक है इस हॉस्पिटल से? मैं नहीं जानती। यदि आपको मालूम हो तो मुझे भी जरूर बताइएगा। बंगले की बाहरी दीवारों पर हरी लता चिपकी है। सफदर साहब ने ऑक्सफोर्ड में ऐसी लता चढ़े मकान देखे थे और उन्होंने खास तौर पर इसको लगवाया था। बंगले के हाथे में 2 मोटरों के लिए गैरेज थे। सफदरजंग का रहन सहन, उनके बंगले की आबो हवा सभी में अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके आधे दर्जन नौकर बिल्कुल उसी अदब कायदे से रहते जैसे कि किसी अंग्रेज अफसर के। उनकी कमर में लाल पटका, उनकी पक्की बंधी हुई पगड़ी में अपने साहब का नाम यानी कि मोनोग्राम रहता था। सफदर साहब को विलायती खाना सबसे ज्यादा पसंद था और इसके लिए खानसामे रखे हुए थे। सफदर तो साहब थे ही, वैसे ही सकीना को भी सभी नौकर मेम साहब कहकर पुकारते थे। सकीना की कमानीदार भौं के अतिरिक्त रोमों को निकालकर उन्हें पतला और रंग से रंग कर अधिक लंबा बनाया गया था। मतलब थ्रेडिंग के बाद आईब्रो पेंसिल मारकर उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाया गया था। हर 15 मिनट पर होठों पर अधर राग लगाने की उसे आदत थी। मतलब हर 15 मिनट पर लिपस्टिक लगाने की आदत थी। किंतु सकीना ने विलायती स्त्रियों के पोशाक पहननी कभी पसंद न की। पिछले साल विद इन ब्रैकेट सन 1920 ईस्वी में जब सफदर साहब अपनी बीवी को लेकर पहले विलायत गए तो उन्होंने चाहा कि सकीना भी स्कर्ट पेटीकोट पहने, किंतु वह इसके लिए राजी न हुई और विलायत में उनसे मिलने वाले अंग्रेज नर नारियों ने सकीना के सौंदर्य के साथ उसकी साड़ी की जैसी तारीफ की, उससे सफदर को सकीना के इनकार पर अफसोस नहीं हुआ। वैसे दोनों दंपत्ति का रंग इतना साफ था कि उन्हें यूरोप में सभी इटालियन कहते। सन 1921 के जाड़ों के मौसम था। उत्तरी भारत के और शहरों की भांति लखनऊ में भी जाड़ा सबसे सुंदर मौसम है।
सफदर साहब कचहरी से आते ही आज बंगले के पीछे के चबूतरे पर बेंत की कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा ज्यादा गंभीर था। उनके सामने एक छोटी सी मेज थी जिस पर नोटबुक और 2-3 किताबें थी। पास में 3 और खाली कुर्सियां पड़ी थी। उनके शरीर पर कलफ किया प्रथम श्रेणी का अंग्रेजी सूट था। उनकी मूंछ, दाढ़ी, शून्य चेहरे की उस वक्त की अवस्था को देखने से ही पता लग सकता था। आज साहब किसी भारी चिंता में हैं। ऐसे वक्त साहब के नौकर चाकर मालिक के पास बहुत कम जाया करते। यद्यपि सफदर को गुस्सा शायद ही कभी आता हो, किंतु नौकरों को उन्होंने समझा रखा था कि ऐसे समय वे अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शाम होने को आई। सफदर उसी आसन पर बैठे हुए हैं। नौकर ने तार जोड़कर टेबल लैंप लगा कर रख दिया। सफदर ने बंगले की ओर आती किसी की आवाज को सुन लिया था। उसके पूछने पर नौकर ने बतलाया, मास्टर शंकर सिंह लौटे जा रहे हैं। सफदर ने तुरंत नौकर को दौड़ाकर मास्टर जी को बुलवाया। मास्टर शंकर सिंह की उम्र 30-32 ही साल की होगी, किंतु अभी से उनके चेहरे पर बुढ़ापा झलकता था। बंद गले का काला कोट, वैसा ही पाजामा, सिर पर गोल फेल्ट टोपी, होठों के नीचे की ओर लटकी हुई घनी काली मूछें। वहां तरुणाई का, बसंत का कहीं पता न था। यद्यपि उनकी आंखों को देखने पर उनसे फूट निकलती किरणें बतलाती थी कि उनके भीतर प्रतिभा है। मास्टर जी के देखते ही सफदर ने उठकर हाथ मिलाया और उन्हें कुर्सी पर बैठते देख कहा, शंकर, आज तो मुझसे मिले ही लौटे जा रहे थे। भाई साहब क्षमा करें, मैंने सोचा कि आज अकेले किसी काम में आप मशगूल हैं। मुकदमे की फाइलों में लगे रहते हुए भी मेरे पास तुम्हारे लिए 2 मिनट रहते ही हैं, और आज तो मेरे पास फाइलें भी नहीं हैं। शंकर सिंह पर सफदर का सबसे ज्यादा स्नेह था। वह उससे बढ़कर अपना दोस्त किसी को नहीं समझते थे। तो यहाँ पर ये गंगा जमनी तहजीब जो है किस तरह लोगों के बीच में पनपी हुई थी उसका भी पता चलता है। सौदपुर के स्कूल में चौथी श्रेणी से भर्ती होने से लखनऊ में बीए पास होने तक दोनों एक साथ पढ़े। दोनों मेधावी छात्र थे। परीक्षा में कभी किसी को 2-4 नंबर अधिक पा जाता तो कभी कोई, किंतु योग्यता के इस सक्षमता के कारण उन्हें कभी झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ। दोनों की दोस्ती में एक ख्याल ने और मदद की। दोनों ही गौतम राजपूत थे। अब ये गौतम राजपूत क्या होता है ये मुझे नहीं पता चला। आप में से किसी को पता हो तो मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे सुनिए। यद्यपि आज एक का घर हिंदू था और दूसरे का मुसलमान, किंतु 10 पीढ़ी के पहले दोनों ही हिंदू ही नहीं बल्कि दोनों के वंश एक पूर्वज में जाकर मिल जाते थे। मतलब एक हिंदू ही बना रहा और एक ने कन्वर्जन कर लिया, धर्मांतरण करवा लिया। खास खास मौकों पर बिरादरी की सभाओं में अब भी उनके घर वाले मिला करते थे। सफदर अपने बाप के अकेले पुत्र थे। किसी भाई के अभाव का वे अनुभव करते थे जिसे पूरा करने में शंकर ने मदद की थी। शंकर सफदर से 6 महीने छोटे थे। ये तो बाहरी बातें थी, किंतु उनके अतिरिक्त शंकर में कई ऐसे गुण थे जिनके कारण पक्के साहब सफदर सीधे साधे शंकर पर इतना स्नेह और सम्मान भाव रखते थे। शंकर नम्र थे, किंतु खुशामद करना वे ही जानते ही न थे। ऐसा इसी का फल है कि प्रथम श्रेणी में एमए पास करने पर भी आज वे एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक ही बने हुए हैं। उन्होंने यदि जरा सा संकेत भी किया होता तो दूसरा उनकी सिफारिश कर देते और आज वे किसी हाई स्कूल के हेडमास्टर होते। किंतु जान पड़ता है वे जिंदगी भर सहायक शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने एक बार दोस्तों की मदद ली थी जब लखनऊ से बाहर उनका तबादला हो रहा था। नम्रता के साथ आत्मसम्मान का भाव भी शंकर सिंह में बहुत था, जिसके लिए सफदर जबरदस्त कद्रदां थे। 12 साल की उम्र से स्थापित मैत्री आज 20 साल बाद भी वैसी ही बनी हुई थी। अभी 2-4 ऊपरी बातें हुई थी कि धानी रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज पहने सकीना आ पहुंची। शंकर ने खड़े होकर कहा, भाभी सलाम। भाभी ने मुस्कुराकर सलाम कहकर जवाब दिया। एक वक्त था जबकि एक धनी सर की ग्रेजुएट पुत्री सकीना को इस गंवार से लगते शिक्षक के साथ सफदर की दोस्ती बुरी लगती थी। मतलब सकीना भी बहुत हाई फाई फैमिली से थी और उन्हें साधारण से शंकर के साथ सफदर जैसे साहब की दोस्ती पसंद नहीं थी।
सकीना बाप के घर से ही पर्दे में नहीं रही, इसलिए शंकर सिंह के सामने होने पर या न होने पर कोई सवाल ही नहीं था। तो भी 6 महीने तक उनकी भौहें तन जाती थीं जब वे सफदर के साथ बेतकल्लुफी से शंकर को काम करते देखती, किंतु अंत में उसे सफदर के सामने कबूल करना पड़ा कि शंकर वस्तुतः हमारे स्नेह सम्मान के पात्र हैं। तो ये स्नेह सम्मान तो इंसान अपने डीड्स के जरिए पाता है। और अब तो सकीना ने शंकर के साथ पक्का देवर भाभी का नाता कायम कर लिया था। इतनी इच्छा से अभी अपने को सकीना ने संतानहीन बना रखा था, किंतु कभी कभी वे शंकर के बच्चे को उठा लाती। इधर 6 वर्षों से शंकर समझते हैं कि शंकर की उन पर कृपा है, उनके घर में कोई ना कोई 2 साल से नीचे का बच्चा तैयार रहता है। तो अब जरा देख लीजिए किनके बच्चे ज्यादा होते हैं। सकीना को साहब की पिछले एक हफ्ते की गंभीरता कुछ चिंतित कर रही थी। उसे आज शंकर को देख बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि शंकर ही हैं जो साहब के दिल के बोझ को हल्का करने में सहायता दे सकते हैं। सकीना ने शंकर की ओर नजर करके कहा, देवर आज तुम्हें जल्दी तो नहीं है? भाभी के हाथ की चॉकलेट की पुडिंग कैसी रहेगी? सफदर, नेकी और पूछ पूछ। सकीना, मैं पहले जान लेना चाहती हूँ, देवर साहब का कहीं ठिकाना नहीं कि लोभ ही हो जाए। शंकर, मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही हो भाभी, एक भी मिसाल तो दो जबकि मैंने तुम्हारे हुक्म को मानने से इनकार किया हो। सकीना, हुक्म अदूली की बात नहीं कर रही हूं देवर, लेकिन तुम सुनने से बच निकलना भी तो कसूर है। शंकर, मैं अपनी जर्नल भाभी का हुक्म सुनने के लिए तैयार हूं। सकीना, अच्छा तो जा रही हूं, खाने के लिए पुडिंग खानी होगी। सकीना जल्दी से निकल गई। सफदर और शंकर के वार्तालाप ने गंभीर रूप धारण कर लिया। सफदर ने कहा, शंकर, हम बिल्कुल एक नए क्रांति युग में दाखिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ सन 1857 ईस्वी के बाद ये पहला वक्त है जब हिंदुस्तान की सरजमी जड़ से डगमग होने लगी है। तुम्हारा मतलब राजनीतिक आंदोलन से है ना सक्कू भाई? राजनीतिक आंदोलन बहुत साधारण शब्द है शंकर। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस कायम हुई, जबकि वह कांग्रेस ICS पेंशनरों की कृपा पात्र थी। तो ये उस कांग्रेस का जिक्र है यहाँ पर जिसमें ना गांधी हैं ना नेहरू हैं, जो हैं सो वो हिंदू महासभा के सदस्य हैं इसमें। तब भी उनके लिए क्रिसमस के मन बहलाव वाले व्याख्यानों और बोतलों को आंदोलनों का नाम दिया जाता था। तो ये हिंदू महासभा वाले जो कांग्रेसी थे, उनका चरित्र कैसा था ये इसमें लिखा है। यदि तुम उसे ही आंदोलन का नाम देना चाहते हो तो मैं समझता हूं हम आंदोलन से अब क्रांति के युग में प्रविष्ट हो रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया और स्वराज्य का हल्ला जोर शोर से सुनाई देने लगा। तो मतलब जब गांधी जी सीन में आए तो तब कांग्रेस क्या काम कर रही थी, और जब कांग्रेस का नया नया गठन हुआ था तब उसकी कार्यशैली क्या थी, ये दोनों का कंपैरिजन यहां पर है। क्रांति या क्रांतिकारी आंदोलन का आधार कोई एक व्यक्ति नहीं होता शंकर। क्रांति जिस भारी परिवर्तन को लाती है वे किसी एक या आधे दर्जन महान व्यक्तियों के सामर्थ्य से बाहर की चीज है। बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ। सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठती हैं इस बात पर। किसी एक के करने से क्रांति नहीं आई है, कोई एक व्यक्ति इसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। मैं आज के इस आंदोलन की बुनियाद पर जब विचार करता हूं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं। तुम्हें मालूम है ना, सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध विद इन ब्रैकेट जिसका एक केंद्र ये लखनऊ भी था, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि लखनऊ का अंग्रेजों द्वारा हड़पा जाना उस युद्ध के नजदीक के कारणों में से एक था। कि नेता पद भ्रष्ट सामंत थे, किंतु वह लड़ा गया था साधारण लोगों के प्राणों की बाजी लगाकर। तो फिर राहुल सांकृत्यायन उसी बात को लिख रहे हैं कि सामंतों ने अपने दम पर इसको नहीं लड़ा, आम जनता और सैनिक, वो वाले सैनिक जिन्हें ऑलरेडी आर्मी ट्रेनिंग मिली हुई थी अंग्रेजों द्वारा, उनके दम पर इसे लड़ने की कोशिश की गई थी। अंग्रेजों ने पराजितों पर खूनी गुस्सा उतारा, ये बात भी सही है। खैर, मैं कहना चाहता हूं कि सन 1857 ईस्वी के बाद ये पहला समय है जबकि जनता को देश की स्वतंत्रता के युद्ध में शामिल किया जा रहा है। तुम ही बोलो, भारतीय इतिहास के एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते क्या तुम बतला सकते हो
किसी और ऐसे आंदोलन को, जबकि जनता ने इस तरह भाग लिया। टप्पू भाई, नागपुर कांग्रेस विद इन ब्रैकेट 1920 और कलकत्ता कांग्रेस की बीत गई। गांव-गांव की जिस उथल-पुथल का तुम जिक्र करते हो, उसे मैंने भी अपनी आंखों से देखा और मैं मानता हूं वह अनहोनी चीज है, क्योंकि इतनी बाढ़ के पार हो जाने पर भी इसी लखनऊ में कितनी बार विदेशी कपड़ों की होली जल जाने पर भी तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी, और आज तुम क्रांति के भंवर में पड़े जैसे आदमी की बात करते हो। तो मतलब सफदर जो थे वो साहब व्यक्ति थे, और जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तब इनकी शिरकत उसमें नहीं थी, लेकिन आज ये क्रांति की बात कर रहे हैं। तुम्हारा कहना ठीक है शंकर मेरे छोटे भाई, सचमुच ये भंवर मेरे पैरों को उखाड़ना चाहता है। मतलब आसपास ऐसा माहौल था कि पढ़े लिखे लोग जो है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, ऐसे में इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता था। लेकिन इस भंवर को मैं एक छोटा सा स्थानीय भंवर नहीं समझता, ये एक बड़े भंवर से संबद्ध होकर प्रकट हुआ है। हर युग की सबसे जबरदस्त क्रांतिकारी शक्ति जनता को लेकर प्रकट होती है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति, वो आम जन की द्वारा की हुई क्रांति थी। तुम सन 1857 से शुरू कर रहे हो सप्पू भाई, बहुत भारी घिरावा मार रहे हो। तो मैं कहूं शंकर क्यों? मैं सुनना चाहता हूं। भाभी की पुडिंग बन रही है और कल है इतवार, बस आदमी घर खबर दे आवे कि शंकर इसी लखनऊ में जिंदा है, अपनी भाभी सकीना की पुडिंग खाकर खर्राटे ले रहा है, और फिर मैं रात भर सुनने के लिए निश्चिंत हूं। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। वो गंभीर बातें जो दोनों दोस्त रात भर बैठ के करेंगे, उसे हम अगले एपिसोड में लेंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर उपस्थित हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।